गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर सेकेंड। मैं आपको पढ़ा दी थी ग्राफ या ग्राफीय रेखा चित्रण। उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ग्राफ के प्रकार कि ग्राफ कितने प्रकार से होते हैं। ग्राफों के आपने प्रकार देखे, वृत्त ग्राफ होता है, स्तंभ एक ग्राफ होता है, आवर्ती बहुभुज ग्राफ होता है। बहुत सारे ग्राफों के प्रकार होते हैं। कोई ग्राफ एक ही प्रकार का नहीं बनता है, उसके अनेक प्रकार होते हैं जिसके माध्यम से हम ग्राफ को बनाते हैं। आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ कितने प्रकार से बन रहा है या किस प्रकार से हमें ग्राफ को बनाना है और कौन सा ग्राफ हमें बनाना है। तो इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्राफों के प्रकार। सबसे पहला ग्राफ है वृत्त आरेख। कौन सा ग्राफ है? फर्स्ट है वृत्त आरेख। वृत्त आरेख में हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अर्धव्यास पर निर्भर करता है, इसलिए वर्गों की भुजाओं के अनुपात में ही अर्धव्यास लेकर वर्गों के स्थान पर वृत्त भी बनाए जा सकते हैं। जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से दुगनी की जाए तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से चौगुना हो जाएगा। इसी सिद्धांत के अनुसार परिमाणों के वर्गमूल को त्रिज्या मानकर अंकित उदाहरण को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित
द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया है कि वृत्त आरेख का जो क्षेत्रफल होता है अर्धव्यास का क्षेत्रफल। वृत्त आरेख कैसे बनेगा? हम इस तरीके से गोल वृत्त बनाते हैं। ये जब हमने गोल वृत्त बनाया, इसका हम अर्धव्यास लेंगे, इसको आधा करेंगे, आधा करके फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल के आधार पर या त्रिज्या के आधार पर इस तरीके से हम उसको बांट देंगे। और जब हम बांट के उसमें कुछ चीज़ को दर्शा रहे हैं तो वो क्या हम कर रहे हैं कि वृत्त आरेख के आधार पर हम किसी भी आंकड़े के या किसी भी विषय वस्तु के आंकड़ों को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो अर्धव्यास पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? अर्धव्यास पे निर्भर करता है। इसलिए जो वर्गों की भुजाओं के अनुपात में ही अर्धव्यास लेकर वर्गों के साथ स्थान पर वृत्त भी बनाए जा सकते हैं। वर्ग भी बना सकता है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग इस तरीके से बनाया जा सकता है और वृत्त इस तरीके से बनाया जाता है। वृत्त आरेख के आधार पर भी हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और वर्ग के आधार पर भी हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? निर्भर होते हैं, अर्धव्यास के आधार पर निर्भर होते हैं। तो जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से दुगनी कर देते हैं, हम 2πr त्रिज्या का सूत्र देखते हैं, 2πr होता है, उसकी अगर हम दुगनी कर देते हैं या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से चौगुना हो जाएगा। जो दूसरा क्षेत्रफल है उसका क्या हो जाएगा? वो 4 गुना हो जाएगा। भाई हमने त्रिज्या को क्या कर दिया? दुगनी कर दी। जब हमने त्रिज्या दुगनी करी तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 गुना हो गया। इसी सिद्धांत के अनुसार परिमाणों के वर्गमूल को त्रिज्या मानकर अंकित उदाहरण में वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर हम पूरे कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी नंबर्स आते हैं, जितने भी डेटा आते हैं, हम उनको किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? चित्र या वृत्त आरेख के माध्यम से ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आरेख है या दूसरा हम ये कह सकते हैं ग्राफ है स्तंभारेख। स्तंभारेख जैसे हम सीधी सीधी लाइनें खींचते हैं ना, उसको हम स्तंभारेख कहते हैं। लेकिन स्तंभारेख के भी कई सारे प्रकार होते हैं, कोई एक प्रकार का स्तंभारेख नहीं होता है, क्योंकि लाइनें हमें खींचनी है लेकिन उन पिरामिडों को बनाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है स्तंभारेख। स्तंभारेख में पहला आएगा प्रकार रेखा चित्र। स्तंभारेख में फर्स्ट आएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र में हम लिखेंगे जब विभिन्न लंबाइयों वाली साधारण रेखाएं दो या दो से अधिक पदों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए खींची जाए तो इस प्रकार से बने रेखा चित्र कहलाते हैं। रेखाएं उत्तरक तथा
क्षैतिज रेखाएं उत्तरक तथा क्षैतिज किसी भी प्रकार की हो सकती किसी भी प्रकार की हो सकती है। रेखाओं में मोटाई नहीं होती है। पहला क्या प्रकार है स्तंभारेख का रेखा चित्र। पहला प्रकार स्तंभारेख का रेखा चित्र है जिसमें हम लिखेंगे कि जब विभिन्न लंबाइयाँ जो लंबाई होती है, जब विभिन्न लंबाइयों वाली साधारण रेखाएं दो या दो से अधिक पदों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए खींची जाए तो इस प्रकार से बने चित्र को हम क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहते हैं। सीधी सी बात कह रखी है कि जब हम लाइनें खींचते हैं तो जब विभिन्न लंबाइयों की जो साधारण रेखा होती है, एक नॉर्मल रेखा है, हमने लाइनें खींची, वो दो या दो से अधिक है, मतलब या तो दो पदों को डिफाइन कर रही है या फिर दो पदों से ज़्यादा को वो क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो दो या दो से अधिक पदों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए खींची जाए तो हम उनकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसके आधार पर खींची जाए तो जो रेखाएं खींच रहे हैं वो उसके आधार पर जो चित्र बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। रेखा उद्रक तथा क्षैतिज किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोई वो नहीं करता कि हम किस प्रकार की रेखा खींच रहे, किसी भी प्रकार की हम रेखा खींच सकते हैं। रेखा चित्र में एक नॉर्मल रेखा वो होता है। स्तंभारेख जो आरेख है, स्तंभारेख आरेख में जो पहला पॉइंट है आपका रेखा चित्र, ये एक नॉर्मल होता है, ये सभी व्यक्ति बना सकते हैं। इसमें हमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइनों के आधार पर खींच के हम किसी भी विषय वस्तु को जो तुलना कर रहे हैं उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखाओं में मोटाई नहीं होती है, कोई मोटाई का किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है क्योंकि एक नॉर्मल और वो हम ये कह सकते हैं, या हम ये कहते हैं उदाहरण के लिए भी हम रेखा चित्र बना के बताते हैं किसी को भी, तो उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, रेखा चित्र का ही प्रयोग करते हैं। फिर स्तंभारेख का ही दूसरा प्रकार है स्तंभारेख का दूसरा प्रकार है सरल दंड आरेख। सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र या आरेख, इसमें लिखेंगे दंड चित्र व रेखा चित्र में मोटाई का अंतर होता है। यह मोटाई चित्र को आकर्षक बनाने के लिए होती है एवं समझने में आसान होती है। सरल दंड रचना में आसानी से समझ आ जाते हैं। व्यापारी
व अर्थशास्त्री, व्यापारी व अर्थशास्त्री अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। सरल दंड चित्र हम कहते हैं, किसको कहेंगे? चाहे हम रेखा चित्र लें, चाहे सरल दंड चित्र, एक नॉर्मल जो हम रेखा चित्र बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वही होता है। दंड चित्र व रेखा चित्र दोनों दे रखे हैं, या तो दंड चित्र या जो मैंने पहले बताया था रेखा चित्र में मोटाई का अंतर होता है। दोनों में किसका अंतर होता है? रेखा की मोटाई का अंतर होता है। जो हम लाइनें खींचते हैं उसका अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। यह मोटाई चित्र के आकर्षक बनाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? चित्र को कितना हम आकर्षक बना सकते हैं उसके लिए किसका प्रयोग होता है? मोटाई में डिफरेंसेस का प्रयोग होता है एवं समझने में आसान होती है। सरल दंड रचना में आसानी से समझ आ जाता है। जो सरल दंड रचना होती है उसको वो आसानी से हम समझ सकते हैं। रेखा चित्र भी हम आसानी से समझ सकते हैं और सरल दंड चित्र भी हम आसानी से समझ जाते हैं। व्यापारी किसका? सरल दंड चित्र का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करता है? व्यापारी और अर्थशास्त्री इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। किसका प्रयोग अधिकतर करते हैं? सरल दंड रेखा चित्र का प्रयोग अधिकतर करते हैं या दंड चित्र का प्रयोग अधिकतर करते हैं। कौन करते हैं? व्यापारी और अर्थशास्त्री, क्योंकि इससे तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। हम जो तुलना करते हैं ना आंकड़ों की, सपोज मान लो हमारे पास में आंकड़े हैं, कृषि के अगर संबंधित हम आंकड़े ले तो कृषि में हमारे पास में अनाज के आंकड़े हैं, मक्का के हैं, ज्वार के हैं, बाजरा के हैं, कुल धान कितना हुआ है उसके हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि इतने वर्ष में हमारे पास में कृषि इतनी हुई है, इतने वर्ष में इतनी हुई है, इतने वर्ष में इतनी हुई है। वर्षा है तो वर्षा के आंकड़े अगर हम प्रदर्शित करें तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इसको तुलना करके हम समझ सकते हैं कि हाँ कब क्या ज़्यादा हुआ है, कब क्या कम हुआ है, उन आंकड़ों के माध्यम से। और उन आंकड़ों को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? ग्राफ के माध्यम से। और आज हम ग्राफों के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट था स्तंभारेख का सरल दंड आरेख। तीसरा है स्तंभारेख का ही प्रकार। स्तंभारेख अनेक प्रकार का होता है, इसलिए सपोज मान लो कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्तंभारेख के प्रकारों का या स्तंभारेख के आधार पर ग्राफों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। तीसरा है स्तंभारेख का ही पॉइंट द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा दंड चित्र में हम लिखेंगे सरल दंड चित्रों में दंडों की दिशा एक ही रहती है, किंतु द्विदिशा दंड चित्रों में एक ही आधार के दोनों ओर दंडों की रचना की
जा सकती है। यह दो अंकों से बने समूहों के प्रदर्शन के लिए होता है। यह क्षैतिज और ऊतक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्तंभारेख का ही तीसरा प्रकार आता है द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा दंड चित्र क्या कहता है कि सरल दंड चित्रों, जो अपन ने सेकंड पढ़ा था, सरल दंड चित्रों में दंडों की दिशा एक ही रहती है। भाई जो सरल दंड चित्र होते हैं उसमें तो दिशा क्या होती है, एक ही रहती है। किंतु द्विदिशा दंड चित्र में चित्रों के आधार पर दोनों और दंडों की रचना की जा सकती है। मतलब दोनों और हम क्या कर सकते हैं, क्या दंडों की जो लाइनें होती हैं या हम कह सकते हैं कि जो हम इस तरीके से ये बनाते हैं, इसको हम दोनों और बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं इसमें हम, और इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, द्विदिशा दंड चित्र में दोनों और क्या बना रहे हैं, दंड बना रहे हैं। सरल दंड आरेख में तो हम एक ही और दंड बना सकते हैं, लेकिन द्विदिशा दंड चित्र में हम चित्रों को दोनों ओर या चित्रों में एक आधार को दोनों ओर दंडों की रचना की जा सकती है। यह दो अंकों से बने समूह के, जहाँ पर हम दो अंक होते हैं उसके बने समूहों के प्रदर्शन के लिए, किसके लिए, दो अंकों के बने समूहों के प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, क्षैतिज भी हो सकते हैं और ऊर्ध्वाधर भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, जो दंड चलते हैं वो दोनों ही दिशाओं में चलते हैं। तो दो द्विदंड, इसलिए इसको कहा गया है द्विदंड दिशा चित्र। फिर फोर्थ है अंतर्विभक्ति दंड चित्र। अंतर्विभक्त दंड चित्र। अंतर्विभक्त दंड चित्र हम लिखेंगे जब एक ही राशि कई भागों में विभाजित हो तो कुल राशि तथा उसके विभिन्न भागों के कुल परिणाम के साथ अपना अनुपात प्रकट करते हैं और एक दूसरे के साथ तुलनीय होते हैं। तुलना कर सकते हैं मतलब तुलनीय होते हैं। अंतर्विभक्ति दंड चित्र। जब हम एक ही राशि
भाई हम एक ही नंबर्स जो होते हैं, एक ही राशि जो होती है उसको हम कई भागों में विभाजित कर देते हैं। जो एक राशि होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे भागों में विभाजित कर देते हैं। एक राशि से हम ले सकते हैं कि हम उसकी खनिजों की राशि ले सकते हैं, हम कोई भी विषय वस्तु जनसंख्या की ले सकते हैं, कोई भी जो विषय वस्तु से रिलेटेड हम आंकड़े ले रहे हैं उसके आंकड़ों को हम जो राशि होती है उसको एक ही राशि को हम कई भागों में विभाजित करते हैं तो कुल राशि तथा उसके विभिन्न भागों के कुल परिणाम के साथ अपना अनुपात प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, उसके साथ हम अनुपात प्रकट करते हैं। मतलब हम अनुपात याद करेंगे, अनुपात याद करेंगे, उसके बाद में हम किसका प्रयोग चित्र बनाएंगे, अंतर्विभक्ति चित्र का प्रयोग करेंगे और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तुलनीय होते हैं। मतलब भाई हम एक ही राशि को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। जब एक राशि को हम डिफाइन करके अलग अलग भागों में बांट रहे हैं तब हम उसका अनुपात निकालते हैं और अनुपात निकाल रहे तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना करते हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, उसी नंबरों से आपस में उन्हीं में ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। अब हम परिणाम ले लेते हैं। हम कक्षा 3 का परिणाम निकाल रहे हैं, ठीक है। कक्षा 3 में 25 या 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब 25 और क्या कर रहे हैं, हम उस जगह कक्षा 3 की ही राशि ली हमने, कक्षा 3 के ही बच्चों का क्या लिया, परिणाम लिया। लेकिन कक्षा 3 के ही बच्चों के परिणाम को हमने क्या कर दिया, अलग अलग भागों में डिफाइन कर दिया कि इसके नंबर इतना है, इसके इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर। उसके बाद में उसको हमने क्या करा, विभिन्न कुल भागों में बांट दिया। अनुपात निकालें कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, किसके कम आए। उन्हीं बच्चों में से, कक्षा 3 के ही बच्चों में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी पोजीशन पूरी 30 बच्चों की पोजीशन बना रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 12 पे कौन है, 15 पे कौन है, 25 पे कौन है, 30 पे कौन है, लास्ट किसका नंबर आ रहा है। उसको कहते हैं अंतर्विभक्ति दंड चित्र। फिर फिफ्थ है इसे प्रतिशत दंड चित्र। फिफ्थ है, स्तंभ एक का ही फिफ्थ है प्रतिशत दंड चित्र। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण मूल्य को 100 मानकर उसके विभिन्न भागों को प्रदर्शित प्रतिशत में प्रकट करते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है क्योंकि सभी खंड 100 के बराबर होते हैं। प्रतिशत दंड चित्र जिसमें हम यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पूर्ण मूल्य होता है उस पूर्ण मूल्य को 100 मानकर, क्या मानकर, 100 मानकर विभिन्न भागों को प्रतिशत में प्रकट करते हैं। जो भी जितने भी भाग होते हैं उसको हम किसमें प्रकट करते हैं, प्रतिशत के रूप में प्रकट करते हैं। किसको 100 मानकर, जो पूरे मूल्य होते हैं उनको हम 100 मानकर उसको हम कितने भागों में, प्रतिशत में प्रकट करते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। जो दंड की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी वो इक्वल होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी और
उसके बीच में जो होएगा गैपिंग भी कम नहीं होगी, लंबाई भी इक्वल होगी और चौड़ाई भी इक्वल होगी, और सभी खंड 100 के बराबर होते हैं। जो खंड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 100 के बराबर होते हैं। फिर है 6 पॉइंट सूच्याकार चित्र। स्तंभ रेखा का ही प्रकार है सूच्याकार चित्र। पॉइंट है सूच्याकार चित्र। सूच्याकार चित्र में हम लिखेंगे इस चित्र की आकृति, इस चित्र की आकृति पिरामिड या सीढ़ी जैसी, पिरामिड या सीढ़ी जैसी होती है। इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ वर्गांतर हो तथा दो मालाएं हो जिन्हें अंतर्विभक्त दंडों द्वारा दिखाना हो। जनसंख्या का आयु लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर वितरण द्वारा चित्र दिखाया जा सकता है। सूच्याकार चित्र में हम देखते हैं कि ये चित्र आकृति पिरामिड या सीढ़ी जैसी होती है। आकृति पिरामिड या सीढ़ी जैसी, जैसा हम इस तरीके से बनाते हैं, एक स्टेप आ, फिर दूसरा स्टेप आया, फिर तीसरा स्टेप आया, चौथा स्टेप आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया। इस तरीके से क्या होएगा? सीढ़ी के जैसा क्या हुआ है? बना हुआ है। ये इस तरीके से चलेगा। तो इस चित्र की आकृति या पिरामिड जो होती है सीढ़ी जैसी होती है। जैसे मैंने बताई सीढ़ी जैसी, इस तरीके से इसमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ती जाती है। इसको उपयोग वहाँ होता है जहाँ वर्गांतर, कहाँ होता है? जहाँ वर्गांतर हो तथा दो मालाएं, मतलब दो नंबर दे रखे हों और जिन्हें अंतर्विभक्त दंडों द्वारा दिखाना हो। जनसंख्या उदाहरण दे रखा है, जैसे कि हम जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर वितरण द्वारा चित्र दिखाया जा सकता है। हम चित्र जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या हम देख रहे हैं, पुरुषों की अलग उसमें संख्या देखते हैं, महिलाओं की अलग देखते हैं। फिर कितने पुरुष शिक्षित है, कितनी महिलाएं शिक्षित है, कितने पुरुष अशिक्षित है, कितनी महिलाएं अशिक्षित है, कितने महिलाओं के बच्चे हैं, कितने पुरुषों के कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष कमाने जाते हैं, कितने पुरुष नहीं कमाते हैं, बेरोजगार हैं। हम इतने सारे जितनी भी डेटा को लेते हैं उतने सारे डेटा को हम अलग अलग क्राइटेरिया में जब अलग बांटते हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सूच्याकार दंड चित्र का प्रयोग करते हैं। स्तंभ रेखा चित्र के और भी और भी प्रकार हैं।
जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी के लिए स्तंभ रेखा के 6 प्रकार आज मैंने आपको कराया है। स्तंभ रेखा चित्र और वृत्त रेखा चित्र। स्तंभ रेखा चित्र के मैंने आपको 6 प्रकार बताए हैं। आज आपका घरे का ये प्रश्न है, वृत्त आरेख को चित्र सहित समझाइए। और दूसरा आपका है प्रश्न, स्तंभा रेख में रेखा चित्र प्रतिशत चित्र व सरल दंड चित्र को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। 2 प्रश्न है गृह कार्य। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।